सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने से, फ्रॉम फ्रंट का मतलब हुआ सामने से, और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। तो फ्रंट से नेतृत्व करने का मतलब होता है मुख्य मोर्चा संभालना, प्रमुख रूप से नेतृत्व करना। इंडिया मस्ट एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना। एम्पलीफाई व्यूज़ ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि ये जो आप कह सकते हो कि ये जो इक्वेटर है, एक तो हो गया आपका नॉर्थ और दूसरा हो गया साउथ। तो साउथ में जो भी देश आते हैं ना, इक्वेटर के साउथ में जो भी देश आते हैं, उनको कलेक्टिवली रिफ़र किया गया है ग्लोबल साउथ। तो भारत को क्या करना चाहिए कि जो ये जो भी दक्षिणी देश हैं, है ना, जो भी ग्लोबल साउथ में आते हैं, उनके जो भी व्यूज़ हैं, उनके जो भी विचार हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। एज प्रेसिडेंट ऑफ द G20 समिट। समिट का मतलब होता है सम्मेलन, एक तरह की मीटिंग, है ना, बड़े स्तर पे कोई मीटिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समिट, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। तो G20 सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत को जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, उनके व्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। यानी कि वे जो उम्मीद भारत से करते हैं, उन उम्मीदों को भारत को पूरा करना चाहिए। द गवर्नमेंट्स समिट फॉर डेवलपिंग नेशंस कॉल्ड। सरकार का ये जो समिट है ना, सरकार का जो सम्मेलन है, फॉर किन के लिए? डेवलपिंग नेशंस के लिए, विकासशील देशों के लिए। इसको क्या नाम दिया गया है? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ये जो सम्मेलन है, इसको नाम दिया गया है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप। तो भारत के लिए आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? भारत के लिए एक बड़ा नेतृत्व है। फर्स्ट है ना, पहला बड़ा नेतृत्व है। फर्स्ट बिग लीडरशिप लेवल G20 इवेंट। कुल मिला के ये जो इवेंट है भारत के लिए, ये क्या था? एक तरीके का आप इसको कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसमें भारत जो है एक तरीके से अध्यक्ष की भूमिका में है। इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिग्नल। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत है। इट इज़ ऑल्सो अ डिपार्चर। देखो, डिपार्चर का मतलब होता है डेविएशन। डिपार्चर का मतलब होता है विचलन। विचलन का मतलब है कि आप जो नॉर्मली जो आप फॉलो कर रहे थे, जिस रूट को आप फॉलो कर रहे थे, उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाना, है ना, उससे थोड़ा सा अलग व्यवहार करना। इट इज़ ऑल्सो अ डिपार्चर फ्रॉम न्यू दिल्लीज लुकिंग टुवार्ड्स द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। देखो, जनरली हमें क्या देखने को मिलता था कि भारत जो है वो अक्सर जो भी ग्लोबल लीडरशिप है ना, यानी कि खास करके जो विकसित देश हैं, उनकी ओर भारत देखता था, है ना। हाई टेबल का मतलब होता है एक तरह से डिनर के लिए जो टेबल रखी जाती है ना, खास करके महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए। तो यहाँ एक प्रतीकात्मक सेंस में कही गई है बात। हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप की ओर देखने का मतलब है विश्व के जो विकसित देश हैं उनकी ओर देखना। तो भारत भी ऐसा ही किया करता था, लेकिन यहाँ हमें एक डेविएशन देखने को मिला है, एक विचलन देखने को मिला है। इन्वॉल्विंग, शामिल करते हुए, है ना, इट्स रिलेशनशिप विथ द UNSCP5 एंड G7, द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अब देखो, इनकी अगर हम बात करें, जैसे ये G7 कंट्रीज़ हैं ना, कौन है G7 कंट्रीज़? G7 कंट्रीज़ में आते हैं विश्व की सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो कुल मिला के इनके साथ भारत के जो संबंध थे ना, उनमें हमें थोड़ा सा डिपार्चर, उनमें थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिला है। और अब भारत ने फोकस करना शुरू किया है। टू फोकसिंग का मतलब है भारत ने जो है इस बात पर जो है ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया है। किस बात पर? टू फोकसिंग ऑन अ मोर जस्ट। जस्ट का मतलब है उचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत। जस्ट, मोर जस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत ने इस बात पर फोकस करना शुरू किया है कि जो वर्ल्ड के प्रति जो पूरा की पूरा नज़रिया है,
वो कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। एंड हाउ द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ बीइंग अफेक्टेड, भारत ने इस चीज़ को भी देखना शुरू किया है कि किस तरह से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यानी कि जो विकासशील या जो गरीब देश हैं, वे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, किस चीज़ से, बाय ग्लोबल इनइक्विटीज़, कि जो वैश्विक असमानताएं हैं उनका प्रभाव डेवलपिंग वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस बात पर भारत ने फोकस करना शुरू किया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके का भारत का जो दृष्टिकोण है पूरे वर्ल्ड के प्रति, उसमें थोड़ा डिपार्चर देखने को मिला है। पहले भारत ज़्यादा फोकस्ड होता था किस चीज़ पर, इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की ओर, है ना, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर। और अब भारत ने जो है इस बात की ओर ध्यान केंद्रित किया है कि भाई जो पूरा की पूरा वर्ल्ड व्यू है वो और ज़्यादा न्याय संगत हो। इसके अलावा जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो कि सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है ग्लोबल इनइक्विटी से, उस पर भी ध्यान दिया जाए। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स एट द वर्चुअल समिट, वर्चुअल समिट का मतलब होता है ऑनलाइन मीटिंग, है ना, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, वर्चुअल समिट ऑनलाइन सम्मेलन। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स यानी कि ये जो मीटिंग हुई, ये जो ऑनलाइन सम्मेलन हुआ, इसमें जो भी ओपनिंग कमेंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन्ड द रीजंस फॉर द शिफ्ट। तो अपनी शुरुआती कमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो शिफ्ट है भारत का, ये जो परिवर्तन है, इसके कारण को भी एक्सप्लेन किया। क्या बताई उन्होंने बातें, हाउ, कि किस तरह से, चैलेंजेस ऑफ द कोविड पैंडेमिक, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि कोविड वैश्विक महामारी की जो चुनौतियां हैं, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, फर्टिलाइज़र एंड फूड ग्रेन, जो अनाज है, उर्वरक हैं, ईंधन है, इनकी बढ़ती हुई कीमतें, एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इसके अलावा बढ़ती हुई भू राजनीतिक तनाव, यानी कि खास करके यूक्रेन वार के कारण जो कई देश हैं उनमें क्या देखने को मिला है, एक तरह की जियोपॉलिटिक्स देखने को मिली है, भू राजनीतिक तनाव देखने को मिला है। और इन सब ने क्या किया है, हैव इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, प्रभावित करना, इन सब ने क्या किया है, प्रभावित किया है किस चीज़ को, अवर डेवलपमेंट एफर्ट्स, कि इन सब चीज़ों ने हमारे जो विकास के प्रयास हैं इनको प्रभावित किया है। ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल समिट के अपने ओपनिंग कमेंट्स में कही। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू, है ना, स्पोक, तो मिस्टर जयशंकर जो हैं इन्होंने भी बोला, ऑफ इंडियाज नीड, इन्होंने भी इस बारे में बोला कि भाई भारत को ज़रूरत है, टू इन्विज़न, इन्विज़न का मतलब होता है कि एक तरीके का भविष्य के रूप में आप जो है क्या परिकल्पना करते हो, है ना, आपका क्या उद्देश्य है, क्या परिकल्पना आप करते हो। तो मिस्टर जयशंकर ने भी कहा कि भाई इस बात की परिकल्पना करने की ज़रूरत है, क्या, अ कॉमन फ्यूचर विथ द ग्लोबल साउथ, कि पूरा की पूरा ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि खास करके जो दक्षिणी क्षेत्र में जो भी कंट्रीज़ आते हैं, इनका जो फ्यूचर है वही फ्यूचर भारत का भी है ना, कि भारत इन देशों के साथ एक कॉमन फ्यूचर शेयर करता है। एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, है ना, किसी बात को मानना। एंड एक्नॉलेज, और इस बात को मिस्टर जयशंकर ने जो है स्वीकार किया, क्या, किस बात को स्वीकार किया, इंडियाज़ कॉमन पास्ट विथ द ग्लोबल साउथ, कि भारत का जो अतीत है वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का जैसा अतीत है वैसा ही भारत का भी अतीत रहा है। यानी कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, मैनी ऑफ whom हैव सफ़र्ड कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का मतलब है यहाँ पे उपनिवेशवाद, यानी कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वे अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे और भारत भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। इस बात को मिस्टर एस जयशंकर ने स्वीकार किया। ओवर 10 डिफरेंट सेशंस इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 125 कंट्रीज़, की 10 से ज़्यादा सेशन हुए और इनमें, इन सेशंस में भारत और जो प्रतिनिधि थे 125 कंट्रीज़ के, इसके अलावा ऑफ द, इस देखो एक तो हो गए 125 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि हो गए, इसके अलावा ऑफ द 134 दैट मेक अप द G77, ये जो प्रतिनिधि थे ना
देखो एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है G77। इस ये जो G77 ग्रुप है, ये ग्रुप किन कौन कौन से देश हैं इसमें? इसमें आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जो विकासशील देश हैं, उन लोगों का एक ग्रुप है जिसे G77 नाम दिया गया है, और इसमें 134 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। तो इनके जो प्रतिनिधि थे वे उन्होंने इन सेशंस में जो है भाग लिया, ये जो 10 से ज़्यादा सेशन हुए, और उन्होंने इस बात पे एग्री किया, यानी कि वे इस बात पे सहमत हुए दैट द की इश्यूज इंक्लूड, कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें शामिल है, कौन कौन सी बातें शामिल है? द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, बिखराव, है ना, चीज़ों का बिखर जाना। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब है परिदृश्य, कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा विखंडन देखने को मिला है। यानी कि जो इंटरनेशनल स्तर पे अगर हम देखें तो दुनिया जो है विभाजित हो गई है ना, एकदम बटी हुई नज़र आती है। जैसे रूस है, यूक्रेन है, यूक्रेन की साइड लेने वाले लोग हैं, है ना, रूस की साइड में कुछ लोग हैं। और क्या देखने को मिला है? शॉर्टेजेस इन ग्रेन एक्सपोर्ट्स, ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर, उर्वरक है, गैस है, ऑयल है। इसके अलावा ये जो अनाज है इसका जो निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इन सब में शॉर्टेजेस देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। और ये कमी क्यों आई है? एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, ऑफ द यूक्रेन वार एंड टेररिज्म। और ये जो कमी हमें देखने को मिली है इसका प्रमुख कारण है आतंकवाद और यूक्रेन वार। ऑफ नोट वाज, यानी कि ये बात महत्वपूर्ण थी, ये बात नोट करने लायक थी, ये बात उल्लेखनीय थी। मिस्टर मोदी पुश, मिस्टर मोदी ने जो है इस बात, पुश करने का मतलब होता है इस बात के लिए जोर देना, एनकरेज करना किसी चीज़ को, कि मिस्टर मोदी ने इस बात पर जोर दिया फॉर ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने कहा कि भाई जो वैश्वीकरण है वो ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, मानव केंद्रित होना चाहिए। काउंटरिंग का मतलब है विरोध करते हुए ना, किसी चीज़ को अपोज करते हुए, काउंटरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड, तो फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब है विकसित देश, है ना, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो कुल मिला के जो फर्स्ट वर्ल्ड है उनका जो व्यू है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसका विरोध करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड के जो देश हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है? ऑफ एक्सपेडाइटिंग क्लाइमेट चेंज गोल्स एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसका क्या कहना है? एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना, उसमें तेज़ी लाना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जो भी गोल्स हैं उनको और तेज करने के लिए विकास को कम किया जाए, यानी कि विकास की कीमत पे क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जो गोल्स हैं उनको पाने के लिए तेज़ी लाई जाए, ये कहना है फर्स्ट वर्ल्ड का। लेकिन मिस्टर मोदी ने फर्स्ट वर्ल्ड के इस व्यू का विरोध करते हुए कहा कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है वो ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, और इन बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इंश्योरिंग का मतलब है इस बात को सुनिश्चित करते हुए। इमिग्रेशन का मतलब है प्रवास, माइग्रेशन है ना, लोगों का माइग्रेशन। एंड वर्क मोबिलिटी फॉर स्किल्ड पॉपुलेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि वर्क मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। वर्क मोबिलिटी का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति मान लो कहीं दूसरी जगह जाके काम करना चाहता है तो ये वर्क मोबिलिटी होनी चाहिए, इमिग्रेशन होना चाहिए ना, लोगों का प्रवास हो सके, है ना, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है। फॉर स्किल्ड पॉपुलेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज आते हैं वहाँ जो पॉपुलेशंस हैं और उनमें ऐसे लोग जो स्किल्ड हैं, है ना, जो किसी क्षेत्र में निपुण है, तो उनको काम मिले, उनको इमिग्रेशन हो, वर्क मोबिलिटी बढ़े, है ना, इस बात पे मिस्टर मोदी ने जोर दिया। एंड रेसिलियंट, देखो रेसिलियंट का मतलब होता है वो क्षमता, रेसिलियंट का मतलब होता है वो क्षमता कि पहले जो आपको प्रॉब्लम्स आई, पहले मान लो आपकी कंडीशन ख़राब हुई तो वापस जो है आप उसको रिकवर कर लो। तो ये जो रिकवर करने की क्षमता होती है इसको हम बोलते हैं रेसिलियंट। रेसिलियंट होने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, एक लचीलापन होना। एंड रेसिलियंट रेन्यूएबल एनर्जी एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुँच,
रेन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। तो कुल मिला के ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं इन तक पहुंच होना, क्यों? क्योंकि ये जो स्रोत है ना ये रेसिलिएंट है, यानी कि जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज की ये भरपाई करने में सक्षम है। तो ये मिस्टर मोदी ने जो है इन बातों पे जोर दिया। द समिट अपीयर्स, कि ये जो सम्मेलन है प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? टू मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, रीसेट का मतलब होता है पुनः सेट कर देना ना, एक नई शुरुआत करना। अ रीसेट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आउटलुक का मतलब है आपका दृष्टिकोण, कि भारत की जो विदेश नीति है ना, भारत की जो विदेश नीति यानी कि भारत का जो दृष्टिकोण है विदेश नीति के संबंध में, उसमें पुनः से हमें जो है एक रीसेट देखने को मिलता है, यानी कि भारत ने अपनी विदेश नीति को पुनः सेट किया है। इन इट्स ईयर एज G20 प्रेसिडेंट, कि भारत ने G20 प्रेसिडेंट के रूप में अपनी शुरुआत की है, और इस शुरुआत में भारत ने क्या किया है, अपनी जो विदेश नीति है उसमें आप कह सकते हो उस विदेश नीति को पुनः सेट किया है। तो क्या हमें चेंजेस देखने को मिले हैं? वन, विच हैज़ मेड द गवर्नमेंट रिक्लेम, कि एक बात तो हमें ये देखने को मिली है, यानी कि विच हैज़ मेड द गवर्नमेंट। देखो, विच हैज़ मेड, रिक्लेम का मतलब होता है पुनः दावा करना, कि एक तो सरकार ने क्या किया है, पुनः दावा किया है किस चीज़ का? द ट्रू मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष। भारत की शुरुआत से ही नीति रही है गुट निरपेक्षता की, लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में जिस तरह के व्यूज़ भारत ने अभिव्यक्त किए हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत ने वास्तव में गुट निरपेक्षता का जो वास्तविक मीनिंग है उसको दर्शाया है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वार, कि यूक्रेन वार के परिणाम स्वरूप भारत ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए, और भारत ने किसी की भी साइड नहीं ली, न तो भारत ने यूक्रेन की साइड ली और न ही रशिया की साइड ली। तो इससे क्या पता चलता है कि यूक्रेन वार के दौरान जहाँ पर कि इट रिफ्यूज्ड टू टेक साइड, जहाँ पर कि भारत ने किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से भारत ने गुट निरपेक्षता का जो ट्रू मीनिंग है उसे दर्शाया। और कौन सी बातें हमें देखने को मिलती हैं जो कि नॉन अलाइनमेंट को प्रदर्शित करती हैं? और बातें हमें ये देखने को मिली कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जो हैं इन्होंने विजिट किया कहाँ? क्यूबा में। एज इट टुक ओवर G77 चेयरपर्सनशिप, यानी कि ये जो G77 मैंने बताया, G77 क्या है? एक ग्रुप है ना, विकासशील देशों का एक ग्रुप है जिसके अंदर 134 कंट्रीज हैं। तो जब क्यूबा ने चेयरमैनशिप की, G77 कंट्रीज़ की चेयरमैनशिप की क्यूबा ने, ये जो ग्रुप है ना G77 है ना, अ ग्रुपिंग इंडिया हैज़ शन का मतलब होता है त्याग देना, कि ये जो ग्रुप है G77, ये जो ग्रुपिंग है इसको भारत ने त्याग दिया है, यानी कि भारत इसका मेंबर नहीं है। तो देखो इससे भी पता चलता है कि है ना भारत गुट निरपेक्षता की ओर बढ़ रहा है। एंड द इन्विटेशन, और भारत ने आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है किसे? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, ए नाम को फाउंडर, यहाँ NAM इसका मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, को फाउंडर। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसमें ये जो वर्तमान इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं है ना, वो भी इसके एक सह संस्थापक थे। तो इनको भारत ने निमंत्रित किया है किस बात के लिए? एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, भारत का ये जो आगामी गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि के रूप में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें निमंत्रण दिया गया है। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं वर सिग्निफिकेंट टू, ये बातें भी महत्वपूर्ण थी। ऑफ नोट वर, और जो बातें हैं जो कि नोट करने लायक हैं, जो कि उल्लेखनीय हैं, वो कौन सी बातें हैं? सम ऑफ द समिट्स एक्सक्लूजन, देखो इंक्लूजन का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूजन का मतलब है शामिल न करना, छोड़ देना, कि ये जो समिट था
इनमें किन बातों को छोड़ दिया गया, इनको भी जो है इनका भी उल्लेख करना जरूरी है। तो क्या छोड़ दी गई बातें? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो थे उन्हें इस समिट में शामिल नहीं किया गया। ऑफ नॉट टू, और ये बात भी उल्लेखनीय है, ये बात भी नोट करने लायक है, वाज द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, कि ये जो समिट थी इसमें म्यांमार को सम्मिलित किया गया। हुज का मतलब है म्यांमार है ना, जिसकी। जुंटा रेजिम, देखो जुंटा रेजिम का मतलब यहाँ पे मिलिट्री का शासन, सैन्य शासन। रेजिम का मतलब होता है शासन, और यहाँ पे ये जो जनता आया है ना, इसका मतलब है सैन्य, मिलिट्री का शासन, उसको कहा गया है जनता रेजिम। कि म्यांमार जहाँ पर कि सैन्य शासन है, हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है उसको मान्यता देना, उसे पहचानना। बट तो म्यांमार की जो सरकार है, जहाँ पर कि वर्तमान में सैन्य सरकार है, इसे मान्यता नहीं दी गई है। बट विथ विच, लेकिन जिसके साथ इंडिया हैज़ चोजन टू फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब होता है निर्मित करना, जैसे किसी के साथ संबंध निर्मित करना। क्लोजर टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध। तो म्यांमार जहाँ पर कि सैनिक शासन है और इस सैनिक शासन को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन भारत ने इस बात को चुना, किस बात को चुना, कि जो म्यांमार है उसके साथ संबंध जो है उनको निर्मित किया जाए। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि किन को इंक्लूड किया गया और किन किन को एक्सक्लूड किया गया। तो जिनको एक्सक्लूड किया गया उनमें से महत्वपूर्ण देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और जिसे इंक्लूड किया गया उनमें महत्वपूर्ण देश है म्यांमार, है ना। म्यांमार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जनता का यानी कि मिलिट्री का शासन है और इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन भारत ने म्यांमार के साथ में अपने संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाने पर जो है जोर दिया है, निर्मित करने पर जोर दिया है। इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, दैट द कलेक्टिव साउथ साउथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़ का मतलब हुआ कि जो भी वैश्विक समस्याएं हैं, जो भी वैश्विक मुद्दे हैं। कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है सामूहिक रूप से चीज़ों को समझना, कि विश्व के जो भी दक्षिणी देश हैं इनकी जो सामूहिक अंडरस्टैंडिंग है विभिन्न ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है विल लीड टू, लीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, कारण बनना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? टू अ मोर इंक्लूसिव मीटिंग एट द समिट लेवल, है ना। कि भाई समिट लेवल की जो मीटिंग होती है, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर की जो मीटिंग होती है, तो एक बहुत बड़े स्तर की मीटिंग होगी, और ये जो मीटिंग होगी ये एक इंक्लूसिव मीटिंग होगी। इंक्लूसिव का मतलब है सभी को इंक्लूड करते हुए। तो ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी दक्षिणी देश हैं उनमें जो सामूहिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, इसके माध्यम से आगे चल के क्या होगा, एक ज़्यादा इंक्लूसिव मीटिंग समिट लेवल पे हमें देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली, खास करके विद रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब है संदर्भ, विद रेफरेंस टू साउथ एशियन, खास करके किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ एशिया के संबंध में। एंड और द सब कॉन्टिनेंट्स रीजनल प्रॉब्लम, है ना, खास करके साउथ एशिया से जुड़ी हुई, इसके अलावा उपमहाद्वीप, ये जो साउथ एशिया है इसे कहा गया है उपमहाद्वीप। एंड द सब कॉन्टिनेंट्स रीजनल प्रॉब्लम्स, है ना, कि भाई आपकी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं ना, आपकी जो प्रादेशिक समस्याएं हैं, तो ये जो साउथ एशिया का क्षेत्र है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की जो भी प्रादेशिक समस्याएं हैं ना, इनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो आगे चल के ये जो एक साउथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, इससे विभिन्न जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं ना, खास करके इन ग्लोबल इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया के संदर्भ में, तो इनको एड्रेस करने में हेल्प मिलेगी, इनका समाधान करने में हेल्प मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो ऑफ नोट, ये बात भी नोट करने लायक है, दैट द ग्रुपिंग डिड नॉट रिलीज अ कॉमन और जॉइंट स्टेटमेंट, कि ये जो ग्रुपिंग है, ये जो समूह है, इसके द्वारा किसी भी तरह का कोई कॉमन या कोई संयुक्त स्टेटमेंट या किसी भी तरह का कोई जॉइंट बयान जो है वो जारी नहीं किया गया। एंड मच ऑफ द नैरेटिव, और ये जो कुछ भी बातें हैं, नैरेटिव का मतलब है कथानक, कि ये जो कुछ भी बातें बताई जा रही हैं, एंड मच ऑफ द नैरेटिव ऑन आउटकम्स का मतलब है परिणाम, इज बिल्ट ऑन, ये जो भी परिणाम है इसको निर्मित किया गया है किस आधार पे, वाट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जयशंकर सेड, कि मिस्टर मोदी और मिस्टर जयशंकर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसी के आधार पे ये जो सारी बातें हैं उनको एक तरीके से
बेस्ड किया गया है ना, ये सारी बातें इन्हीं पे आधारित हैं। फॉर इंडिया टू बी हियर्ड एज द, भारत के लिए अगर हम बात करें, टू बी हियर्ड कि भारत को सुना जाए, एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट द G20, कि G20 लेवल पे भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में सुना जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि भारत क्या करे, इट मस्ट रिफ्लेक्ट, कि भारत को इस बात को दर्शाना चाहिए। रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना किसी चीज़ को। किस चीज़ को भारत को दर्शाना चाहिए? ऑन द एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस का मतलब है महत्वाकांक्षाएं, है ना, कि भाई आप क्या चाहते हो। एस्पायरेशंस ऑफ अदर नेशंस एंड एम्पलीफाई देम, एम्पलीफाई का मतलब है और बढ़ाना किसी चीज़ को, कि ये जो विश्व है ना, ये जो आप कह सकते हो कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनकी जो एस्पायरेशंस हैं उनको भारत जो है प्रदर्शित करे और उनको और ज़्यादा बढ़ाए, तभी जाकर भारत को ग्लोबल साउथ में एक आप कह सकते हो उसको लीडर माना जाएगा। एंड एम्पलीफाई देम एज अ ट्रू लीडर, एज अ ट्रू लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि भारत को क्या करना चाहिए कि अगर भारत चाहता है कि भारत को जो है सुना जाए, किस रूप में? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट द G20, कि G20 लेवल पे भारत को जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ माना जाए। भारत को, तो भारत को क्या करना होगा? एक ट्रू लीडर के रूप में उभरना होगा, एज अ ट्रू लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि जो भी विकासशील देश हैं उनके ट्रू लीडर के रूप में भारत को उभरना होगा। एट द G20 समिट लेटर दिस ईयर, कि इस साल, इसी साल, लेटर का मतलब है बाद में, इसी साल बाद में ये जो G20 समिट होनी है वहाँ पर भारत को जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनका ट्रू लीडर माना जाए। तो इसके लिए भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत क्या करे, जो भी अन्य देश हैं उनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको प्रदर्शित करे और उन महत्वाकांक्षाओं को, उन एस्पायरेशंस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करे, उन्हें और ज़्यादा बढ़ाए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।